Dadang Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा क्लास 11th के लिए वेक्टर का चैप्टर चल रहा है, उसी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये आपके ट्रिक्स में यूज़ होगा, आपको आपके क्वेश्चंस के टाइम सेविंग में आपके ये टॉपिक यूज़ होगा। तो पहले बच्चों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इससे पहले वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा। तो क्योंकि आप लोगों को अगर पीछे वाला आपको कम्प्लीटली नहीं रिमेंबर में है तो आगे वाले में प्रॉब्लम रहेगी आपको। तो एक बार पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, पीछे वाले वीडियोस को देखिए, उनके नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या टेलीग्राम के अंदर आप में हमें। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा जो हमारे कॉन्टैक्ट में गिवन है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा रहे। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक बार लाइक दबाएँ, इसको ज़रूर कर दीजिए लाइक। चलो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर टू वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या रहेगा? अगर एक 10 न्यूटन फोर्स है, सेकंड भी 10 न्यूटन फोर्स है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो हम बोल देते √3 × 10 या 10√3। तो डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो उसके लिए हम पहले उसका प्रूफ करते हैं और आपको याद भी रहेगा ताकि इजीली। तो इफ टू वेक्टर्स ए, फर्स्ट वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, सेकंड वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड भी आपका ए के इक्वल है, और एंगल जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। एंगल क्या उन दोनों के बीच में थीटा है। तो देखो ये भी ए है, ये भी ए है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 मान लेते तो सेकंड का भी 10, ये 5 है तो ये भी 5, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। आपको पता है R = R का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? A² + B² + 2AB cos थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ए हमारा स्मॉल ए है तो A², बी भी हमारा ए है A² + 2 × ए और A² हो जाएगा कोस थीटा, ये आपके पास रहेगा। तो R = किसके इक्वल हो जाएगा? A² + A² क्या हो जाएगा आपके पास? 2A² + 2A² कोस थीटा, ये आपके पास रहेगा। तो यहां से रिजल्टेंट में आप देखिए, यहां से 2A² को मैं कॉमन निकालता हूं अभी फिलहाल। तो 2A² कॉमन हो गया तो यहां 1 रहेगा, प्लस 2A² कॉमन निकल गया तो यहां क्या आएगा? कोस थीटा, क्या आएगा आपके पास? कोस थीटा। अब यहां पर आपको ध्यान रखने लायक बात यह है 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा तो हमारे पास 2 cos² थीटा के इक्वल, किसे इक्वल होता है? 2 cos² थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं यहां एंगल का हाफ कर दूं तो 1 + cos 2 θ/2 से 2 क्या जाएगा? कैंसिल, सिंपली थीटा बचेगा। अगर मैंने यहां एंगल का हाफ किया है तो अदर साइड में भी cos² में मुझे एंगल का क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो 1 + cos थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2 cos² θ/2। ये आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है आपके पास। तो R = 2A² एज इट इज। 1 + cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 + cos थीटा की जगह पे 2 cos² θ/2। इट इंप्लाइज क्या रहेगा? R के इक्वल। अब यहाँ 2 से क्या हो जाएगा? 4A² cos² θ/2 का स्क्वायर रूट रहेगा। तो R किसके इक्वल होगा? 4 का रूट 2 हो जाएगा, A² का A आ जाएगा, cos² थीटा का cos थीटा आ जाएगा, cos θ/2। ये आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो। अगर एक 10 न्यूटन है तो दूसरा भी 10 न्यूटन, अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 है। चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लीजिए, आपका मन जो आए वो लीजिए। 10 और 10 न्यूमेरिकल में जो गिवन हो उसका मन आएगा वो देगा, उसको लीजिए। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होने पर आपके पास रिजल्टेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला 2A cos θ/2। आपको ये कंप्लीटली पैटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिएगा, इसको नोट्स की फॉर्म में। और आपको फार्मूला रिजल्टेंट का याद रखना है। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या रहेगा आपके पास? 2A cos θ/2, 2A cos θ/2 रहेगा आपके पास। अब इसी बेस पे हम निकालेंगे, इसके फॉर्मूले पे आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे।
तो क्वेश्चंस आपके पास फर्स्ट अगर मैं देखता हूं रिजल्टेंट क्या होंगे ताकि आपको टाइम सेविंग रहे। टाइम सेविंग का मतलब क्या रहेगा, क्वेश्चन आया, पकड़ा और घुमा दिया। अब आपके पास ये चीजें तो रहेंगी, शॉर्ट फॉर्म में चलो, शॉर्ट ट्रिक्स से चलेंगे हम, ज्यादा एक्सप्लेनेशंस जो हैं, रीजनिंग आपको रिक्वायरमेंट है वो ही देंगे, अदरवाइज प्रूफ्स बहुत कम ही होंगे। हमें नीट, आईआईटी या आपके पास में एनटीएससी जो भी आप तैयारी करते हो, हर उसके लिए आपके पास तैयारी के लिए ही हम इसको लेके चल रहे हैं, ना कि बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हम करेंगे, अलग से एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास एग्जाम बेस जो आपके पास टेस्ट एग्जाम्स है, नीट, आईआईटी वगैरह, जेई वगैरह, उन्हीं के लिए होगा, उन्हीं को घुमाना है, उन्हीं एग्जाम्स को हमें क्लियर करना पहले साथ साथ में। लेकिन जो बोर्ड लेवल है उसको हम अलग से लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अलग से वीडियोस बनेंगे उनके अंदर। तो पहले आपके पास यहाँ जो चल रही है टेस्ट के लिए वो देखते हैं। तो आपके पास देखिए, अगर आपके पास रिजल्टेंट है एंगल, फर्स्ट वेक्टर ए था आपका, किसके इक्वल था, स्मॉल ए के। सेकंड वेक्टर बी था, वो भी स्मॉल ए के इक्वल था। अब अगर एंगल मैं लेता हूं उनके बीच में 60 डिग्री, कितना एंगल लेते हैं, 60, ये 10, लेकिन एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे रिजल्टेंट का, 2a कोस थीटा, कितना आपके पास 60/2, 30 हो जाएगा। 2a कोस 30, 2a कोस 30, कोस 30 क्या होता है, √3/2। तो r किससे इक्वल होगा, 2a √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, √3a। तो आपको वो जो पूरी कैलकुलेशन थी रिजल्टेंट की, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता है इफ 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, इफ टू वेक्टर्स आर, टू फोर्सेस आर 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल उनके बीच में क्या है, 60। घुमाओ इसको, क्या करोगे, इसको घुमाने के लिए क्या करना है, इसको रिजल्टेंट निकालना है, √3 एज इट इज, फोर्स कितना है आपके पास, जो वेक्टर गिवन हो 10 है, तो 10√3 आंसर हो गया। डायरेक्टली आपके पास आंसर होना चाहिए कि बस 60 डिग्री पे आंसर क्या होता है, √3a। तो यहां पर अब हम टेबल बनाते हैं कि अगर दो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, देन इफ एंगल थीटा, यहां क्या रहेगा, थीटा रहेगा, यहां रिजल्टेंट लिखते हैं। अगर एंगल आपके पास 60 डिग्री है तो आपके पास √3a आंसर आएगा, √3a। ए आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जो भी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी आती है। अगर 90 डिग्री है तो √2a, और 120 डिग्री है तो a ही आंसर आएगा, और 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट 0 रहेगा। अगर दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर 180 डिग्री और कैंसिल करने पर रिजल्टेंट क्या होता है, 0। तो इन दोनों को हम करके देखते हैं, इनके आंसर्स कैसे आप यूज करोगे, इसको यूज करना भी आना चाहिए। हमने क्या पढ़ा पहले, फर्स्ट 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, एंगल 60 डिग्री है, तो आंसर क्या आया, एक से क्या लिख दिया हमने, जो वेक्टर क्वांटिटी गिवन 10 लिख दिया, 10√3। अब अगर 90 डिग्री एंगल आता है, क्या आता है, 90 डिग्री एंगल आपके पास गिवन है, 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा, √2 × 10 कर दें, या 10√2 लिख लीजिए इसको, आंसर आपके पास ये रहेगा। अगर दो वेक्टर्स हैं 10 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम इज 120, अगर उनके बीच में 120 एंगल है तो क्या हो जाएगा, 10 ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास, 10 ही आंसर आएगा आपके पास। अगर दोनों बीच में वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंगल 120 होगा, तो उनमें आइदर ऑफ देम, उनमें से किसी एक के ही इक्वल रिजल्टेंट होगा। वो भी 10 था, वो भी 10 था, तो रिजल्टेंट भी 10 ही रहेगा अगर एंगल 120 डिग्री है तो। और 180 पे रिजल्टेंट क्या रहेगा, 10 0 हो जाएगा। 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या होता है, 180 डिग्री एंगल होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करते रिजल्टेंट हो जाएगा आपका 0। तो अब यहां से आपके पास जो चल रहा है, अभी हमने टेबल पढ़ी, इस टेबल को आप अपने उसमें रिमेंबर कर लीजिए, याद करिए कितने एंगल पे कितना। अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं रहती है तो फिर भी मैं इसको एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को इसके लिए। अगर एंगल 60 डिग्री है तो हमने क्या पढ़ा, रिजल्टेंट √3a। 180 को 60 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा, 3 को क्या लिख दिया, √3a। अगर आपके पास 90 डिग्री एंगल 180/90, 92 जा, इसको √2 लिख दीजिए, √2a। तो जो एंगल से डिवाइड करोगे उसमें आ जाएगा। 120 << 2 आएगा, उसको 1 नहीं, सिंपली a ही लिख दोगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको एंगल्स के लिए। और ये रिजल्टेंट तभी यूज करना है, r =
2a cos थीटा बाई 2 तभी यूज होगा जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसी से आंसर निकालेंगे, उसी से आप रिजल्टेंट आपका यूज होगा। अब जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में, ये 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उनके बीच में एंगल कितना है थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा और रिजल्टेंट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट क्या होगा इनका, एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या रहेगा, अगर ये 120 डिग्री एंगल तो इधर 60 और इधर भी 60 रहेगा, अगर टोटल 120 है तो रिजल्टेंट इनके जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में उसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देगा, हाफ उधर हाफ उधर। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट कर लीजिए इसको जो बोल रहा हूं, if two vectors of equal magnitude then the resultant will be their angle bisector। resultant जो होगा उनका angle bisector होगा, एंगल को उनको हाफ उधर दोनों साइड से इसको कट आउट करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये आपके रिजल्टेंट में आपको एंगल्स में इजी रहेगा। अगर एंगल गिवन 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का एंगल कितना 45 और 40, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है तो। अब जो सेकंड जो पॉइंट हमारे पास है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120, अगर एंगल क्या है 120 है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, is equal to magnitude of the either vector, किसी भी एक वेक्टर के। अभी हमने इससे पहले पॉइंट में पढ़ा, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, टू वेक्टर्स हैं इक्वल हैं, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री तो रिजल्ट ए ही आएगा, ए रिजल्ट ए था 120 पे। वही बात यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रही है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, then if angle between the two vectors is 120, the magnitude of the resultant is equal to magnitude of the either of the vector when both vectors are of same magnitude। अगर दोनों वेक्टर्स क्या हैं सेम मैग्नीट्यूड के लिए हैं तो, ये बात है ना, मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो एंगल 120, ये भी आपके पास 10 है, ये भी 10 है, एंगल 120 है, दोनों में से किसी एक का ही इक्वल होगा 10 के रिजल्टेंट के। ये सिंपल ही बात है। तो ये बात आपको याद रखनी। एक बात आपको ये भी याद रखनी है, अगर एंगल जो है, अगर टू वेक्टर्स हैं 10 और 10, उनका रिजल्टेंट भी 10 है, अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, उनका रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आइदर ऑफ देम, देन एंगल इज 120 डिग्री। आप इसी बात को दोनों तरफ से कैसे बोल सकते हो, वेक्टर्स आर इक्वल, एंगल 120, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, या इफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट इज आइदर ऑफ देम इक्वल टू आइदर ऑफ देम, रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के इक्वल है तो एंगल क्या रहेगा 120। ये दोनों बातें ही अपोजिट में रहेंगी, एंगल वेक्टर सेम, एंगल 120 तो रिजल्टेंट सेम। इफ टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट इज सेम आइदर ऑफ देम, देन एंगल इज 120। तो या तो इन दोनों को इक्वल करके 120 लेके इसको प्रूफ कर लीजिए, या दोनों को लेके ये रिजल्टेंट इसको मान लीजिए। आपको बार बार इसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इसको याद कर लीजिए। इफ द मैग्नीट्यूड द टू वेक्टर्स, सॉरी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, जो रिजल्टेंट होगा टू वेक्टर्स का इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ देम, उनमें से किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स इज सेम। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम रहेगा तो ये आपके पास एंगल से रिलेटेड जो चीजें थी वो हमने पढ़ी हैं। तो ये एंगल आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 2a cos थीटा बाई 2 हमने पढ़ा था, 2a cos थीटा बाई 2, ये आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया आपके पास में। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को देखना है, क्योंकि आपके पास वेक्टर्स में कोई चीज मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वो फाइंड आउट करना बहुत कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ
टू वेक्टर्स आर ए पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर ए पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल में हैं, पैरेलल का मीनिंग क्या रहेगा, ए बी इधर ही है, वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एंगल 0 डिग्री है। क्योंकि आपको पहले ही बोला था, पीछे वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको रीजन बोला भी था इस चीज के लिए, आपको क्या याद रखना है, अगर एंगल दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंगल इज 0 डिग्री, एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ये आपके पास गिवन है। तो आपके पास टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। देखो मोस्टली टाइम ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ध्यान से सुनना इस बात को, सभी क्या कहते हैं, इसी बात पे ध्यान रख के फोकस करके मैक्सिमम मिनिमम हम निकाल लेंगे। अब आपको रिक्वायरमेंट है, जब भी आपके पास कोस थीटा या साइन थीटा आता है, क्या आता है, कोस थीटा या साइन थीटा, कोस थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, -1 भी होती है नेगेटिव में, तो इन दो लाइज करेगा, इन दो के बीच में ही वैल्यूज लाइज करती है कोस थीटा की। इस तरीके साइन थीटा +1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो अगर किसी क्वांटिटी को हमें मैक्सिमम निकालना है तो उसमें ये देखना पड़ेगा आपको कोस थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद वो वैल्यू ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट हो रही है। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन आपको याद रखना है कि वैल्यू मैक्सिमम ही होनी चाहिए साइन थीटा की या कोस थीटा की फॉर मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी साइन थीटा और कोस थीटा के लिए। तो यहाँ आपके पास क्या कोस थीटा है, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ 1 पुट करेंगे हम, मिनिमम के लिए हम -1 पुट करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। कोस 0 किसके इक्वल होता था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 1 होता है, 1 इंटू 2ab आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, a प्लस बी का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का स्क्वायर के इक्वल होता है। a प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, टू वेक्टर्स के सम के इक्वल ही होगा। तो आपको सोचना नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ 10 न्यूटन फोर्स 15 न्यूटन फोर्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिजल्टेंट, 10 प्लस 15 25 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास वेक्टर 10 है, ये 10 15 है, दोनों ही डायरेक्शन सेम है। मैंने बोला मैक्सिमम रिजल्टेंट तब भी होगा जब कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वेक्टर्स को ऐड कर लीजिए, ये कंप्लीट फंडा करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 न्यूटन 15 न्यूटन क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली 25 न्यूटन रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास। तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, देन रिजल्टेंट आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपको याद रखना। रिजल्टेंट किसे इक्वल होगा, ए प्लस ए बी के इक्वल होगा। तो यहां तक आपके पास गिवन है। अब इसके बाद आता है इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, या रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। इफ टू वेक्टर्स आर ए एंटी पैरेलल, इस बात को लिख लीजिएगा, इफ टू वेक्टर्स आर ए एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या बताया था मैंने पीछे, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता था, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपके पास है मतलब 180 का रहेगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए है आपके पास, वेक्टर बी है आपके पास, दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल में हैं। और एंटी पैरेलल होने पर एंगल 180 डिग्री रहेगा। और आर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर इज इक्वल टू, थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री। कोस 180 का होता है -1 होता है, कोस 180 डिग्री का रहेगा -1 रहेगा। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 -1। तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, आपको पता है a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर से रूट ए
कैंसिल, तो रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। रिजल्टेंट मिनिमम क्या होगा, जब a माइनस ए बी होगा। तो किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों को सिंपली ऐड कर दो, a प्लस बी, और मिनिमम तब होता है जब हम a में से b को माइनस करें, या b में से a को, बड़े में से छोटा, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है। ये बात है ना, मिनिमम निकालना तो बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो बड़े और छोटे दोनों को ऐड कर लीजिए, और जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है, क्योंकि या तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर रिजल्टेंट मिनिमम होगा, या तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, रिजल्टेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो ये सिंपली बात है, मैक्सिमम या लेस देन इक्वल टू होता है किसके, रिजल्टेंट के। मैक्सिमम या तो बड़ा होगा, मैक्सिमम के इक्वल हो सकता है, या आर मैक्स ये बड़ा होगा, रिजल्टेंट किससे बड़ा होगा, मिनिमम से, या मिनिमम के इक्वल हो सकता है। ये हमारा क्या था, a प्लस ए बी, और ये क्या था आपके पास, a माइनस ए बी, मिनिमम के लिए। तो इस रेंज के बीच में ही आपका रिजल्टेंट लाई करेगा। तो मतलब अगर मैं कोई भी दो वेक्टर्स गिवन करता हूं, मान लेते हैं आपके पास गिवन है एक 5 न्यूटन फोर्स है, आपके पास एक 10 न्यूटन फोर्स आपके पास है, मैं बोलता हूं व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, सिंपली ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 10 मैक्सिमम से मैक्सिमम यही रिजल्टेंट हो सकता है। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या किया था, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस 5 क्या रहेगा, 5। तो रिजल्टेंट मिनिमम आ गया आपके पास, रिजल्टेंट मिनिमम इज ए 5, रिजल्टेंट मैक्सिमम इज ए 15। तो जो रिजल्टेंट होगा अगर हम किसी अदर एंगल पे लेते हैं, चाहे वो 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, 170 है, 150 है, 45 है, सभी का एंगल का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो आपके पास में क्या रहेगा, अगर मैं बोलता हूं आपको 2 न्यूटन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज 2 न्यूटन एंड देयर मैक्सिमम रिजल्टेंट इज 15, मिनिमम इज 5, ये रिजल्टेंट गिवन कर दे, ये पॉसिबल है। हमने क्या बोला था, जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में मिलेगा आपको। अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई वैल्यू है तो ये रिजल्टेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल है नहीं होगा। तो घुमा के फेंको इसको, क्या करना है, बाहर निकालो। ये बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि ये ना इस रेंज के अंदर है ही नहीं, रेंज के अंदर नहीं है तो बाहर निकाल दो इसको, तो रिजल्टेंट पॉसिबल है नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ 7 न्यूटन इस रेंज के अंदर है, 15 और 5 के बीच में होगा, अगर 15 और 5 के बीच में है तो रिजल्टेंट पॉसिबल है, तो 7 न्यूटन पॉसिबल रहेगा। तो आपको कमेंट में आंसर में बताना है। अभी आपके पास एक मैं क्वेश्चन गिवन करता हूं, इधर टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर हमारे पास में है, इसका आंसर आपको डालना कमेंट बॉक्स में। आप आंसर नहीं डालते हो मत, नोट करना है क्वेश्चन को आपके पास में। क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड ए 5 न्यूटन, if two vectors of magnitude 3 Newton and a 5 Newton, sorry, then find out which of the resultant is possible। इन दोनों में से कौन सा इनमें से रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल होगा, आपको ऑप्शन में डालना है। आपके पास 5 और आपके पास में है 10 न्यूटन, ये पॉसिबल है या नहीं है। आपके पास डालना आपको 2 न्यूटन के लिए, आपके पास आपको डालना इसके लिए आपके पास 1 न्यूटन है, और आपके पास में यहाँ पर आपके पास रहेगा, और क्या डालते हैं 6 न्यूटन और 5 न्यूटन, 6 न्यूटन और फिफ्थ है ये लगा लेते हैं 5 न्यूटन। तो आपके पास 5 वैल्यूज गिवन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है इनमें से, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है। Which of the following resultant will be possible if the two vectors of the 3 Newton and 5 Newton are given। अब ये तो हमने पढ़ लिया मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं एंगल इज 90, इफ एंगल इज 90 डिग्री, अगर एंगल क्या रहेगा 90, तो रिजल्टेंट किससे इक्वल रहेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बाहर करो इसको, यहां से निकालो,
0 गया तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बाहर निकालते ही फॉर्मूला फंस गया। तो अगर टू वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो आपको बार बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली वेक्टर्स का स्क्वायर प्लस सम करके रूट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर आपको रीड आउट करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइएगा, उसका लिंक, चैनल का लिंक है जो हमारे पास में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि वो भी इसको देखें, उनको फ़ायदा हो, आपको भी टेस्ट में इजी रहे, उनको भी टेस्ट के लिए इजी रहे, आप प्रिपरेशंस में इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो CBSE हैं, HBSE बोर्ड्स एग्जाम्स हैं, उनमें न्यूमेरिकल्स, उनमें रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं। तो मतलब प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को फेंक के मारिए अपने फ्रेंड्स को कि भाई पकड़ इसको देखो यहाँ से।